viscosity, it is resistance due to fluid. Fluid किसे कहते हैं? which can flow, means liquid और गैस। एक पॉइंट तुरंत हेडिंग दो और लिख। विस्कोसिटी, इट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लूइड, लिक्विड और गैस। आप घर में रखे पानी का बोतल, तेल का बोतल, शहद का बोतल, टमाटो केचप का बोतल, सबको घर में गिरा दो। क्या लगता है सबसे ज्यादा शहद फैलने वाली है घर में, हनी या पानी? पानी से। पानी फैल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी के लेयर के बीच में रेजिस्टेंस कम था तो वो दूर तक फैल के गया, और शहद के लेयर के बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो कम फैला। ये रेजिस्टेंस वर्ड समझ में आया? इस रेजिस्टेंस को म्यू एम जी तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? तो कोई भी चैप्टर एक नाम के बिना अंत नहीं होता रहता। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और न्यूटन जी यहां भी आ गए, प्रणाम करो, इन्हीं के साथ टॉपिक खत्म होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? तो किसी जगह यदि लिक्विड के फ्लो को आप देखते हैं, मान लो नदी में पानी के बहाव को देखो, क्या लगता है आपको कि पानी के हर एक लेयर का स्पीड एक जैसा होगा? ये कह देते हैं एरिया ऑफ सरफेस ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। और हम देख रहे हैं कि पानी यदि रिवर में फ्लो कर रहा है तो जैसे जैसे लेवल नीचे जाओगे तो वहां स्पीड कम होती जाती है। तो यदि मैं आ गया डेप्थ में, कितने डेप्थ में? वाई डेप्थ में, और वहां पर dy मैं नीचे गया, तो एक का स्पीड v दिख रहा है और जो नीचे गया तो थोड़ा और कम हो गया, v माइनस v। तो इन दो लेयर के बीच में जो हम फोर्स लगता देखेंगे, रेजिस्टेंस F बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रोपोर्शनल होता है कि वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है दोनों लेयर के, उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dy। ये dv बाई dy जैसे लिखते थे dt बाई dx या dt बाई dy, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यदि dv बाई dx लिख, इसे कह देंगे dv बाई dy वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो दो लेयर होंगे एक दूसरे पे रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, तो रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा ना वो रेजिस्टेंस का। ये मैंने नाम समझने के लिए लिखवाया है, इसका और कोई औचित्य नहीं है, जो सामने लिखा गया है। ये न्यूटन्स का जो लॉ आएगा, उसके बाद जब भी कोई लॉ आता है तो कोई कांस्टेंट तो लाना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। एफ बाई ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे पढ़ते हैं हिंदी भाषा का ई और टा, ईटा, ये अल्फा बीटा थीटा का भाई, साथ में डी वेलोसिटी बाई डी वाई, डी वेलोसिटी बाई डी वाई। ईटा हटा दो, मन ही मन उसको याद रखो, डी वी बाई डी वाई। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहां जो F है, इस F का क्या नाम देंगे? कुछ तो दे दें। ये F है इन दोनों के बीच का विस्कस फोर्स। F इज विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स इन कंसिडरेशन। विस्कस और रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन टू लेयर, बिटवीन these two layers। तो जब दो लेयर में रगर हो लिक्विड के, तो वहां जो आएगा फ्रिक्शन, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। वो म्यू एम जी वाला कहानी अब गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आगे बढ़ के जो फ्रिक्शन को देखा था वो गया, अब वो नहीं यूज होगा फ्लूइड में। फ्लूइड में यूज होगा दो लेयर, जिस एरिया जिसके ऊपर आप कंसीडर करना चाहते हो विस्कस, उन दोनों का एरिया पहले कंपेयर देख लो। एरिया हो गया, उनमें जो विस्कस फोर्स लगेगा वो फोर्स हो गया, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट डेप्थ। क्या यहां तक आपने नोट कर लिया? सर ये फोर्स पर एरिया प्रेशर ही नहीं हो गया? आप अभी इसको प्रेशर कहने का मन कर रहा है तो कह लो, लेकिन बोलो मत, क्योंकि आपसे फोर्स पूछूंगा तो आप इसको फोर्स की ही नजरों से देखो ना, ये रेजिस्टेंस वाला फोर्स है। प्रेशर देखने लगे तो फिर आपकी दिशा भटक जाएगी 2 मिनट बाद। आप ये रेजिस्टेंस फोर्स फील करो, वही बेहतर है आपके लिए। वर्क का यूनिट वर्क के जैसा होता है जूल, तो उसको वर्क थोड़े ना बनाने लगते हैं, दोनों का अब कोई लेना देना ही नहीं है। याद करो, टॉर्क और वर्क अलग अलग चैप्टर में अलग अलग अपनी दुनिया बसाए बैठा है, दोनों का यूनिट है जूल। एक का न्यूटन मीटर बोलते हैं, एक का जूल बोलते हैं। यहां प्रैक्टिकली मैं आपको याद दिलाऊं, पेज चेंज करूं, इस पेज को चेंज करूं। यस सर। F is viscous or resistance force between these two layers of liquid। यहां पर ये भी बोल दूं, ये यहां पर किसको बताया गया है? फ्लो इन रिवर बताया गया है, जिससे आपको ये फील आए अलग अलग लेयर की स्पीड अलग अलग। और यहां जब आप बढ़ेंगे आगे तो मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं, आपसे कहता हूं कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने क्या देखा? टमाटो केचप का लेयर है। अरे एक बोतल टमाटो केचप डाल दिया यार, तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारा पैसा नहीं बर्बाद हुआ, मैंने फिजिक्स के नाम पे एक बोतल टमाटो केचप यहां डाल दिया। अब इस टमाटो केचप के ऊपर मैंने डाल दिया है एक एक अपना पोस्टर बनवाया था। मुझे लग रहा था कि मैं तो बड़ा शानदार पढ़ाता हूँ, राइटिंग तो है ही बेकार, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने अपना पोस्टर बनवाया, वाह। और वैसे भी चुनाव का मौसम है, क्या पता कहीं से कुछ ऑफर आए और कहीं खड़ा ही होना पड़ जाए। और उस पोस्टर का कोई काम हुआ नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन सबने फाइल कर दिया, मुझे कहीं से बुलावा आया नहीं। मैंने पोस्टर को डाल दिया इस टमाटो केचप के ऊपर। मैंने अपना पोस्टर क्या किया? पोस्टर को कर दिया इस टमाटो केचप पे ढेर, मतलब चिपका दिया, ऐसे समझो, रख दिया ऐसे समझो। तो मेरा पोस्टर आ गया इस टमाटो केचप पे। ये फेविकोल नहीं है कि चिपक गया, टमाटो केचप है, लेकिन फिर भी टमाटो केचप मेरे पोस्टर को पकड़ तो लेगा हल्का सा ही सही। अब इस पोस्टर का एरिया मुझे पता है ए, और इस पोस्टर को मैं पुल करके लाना चाहता हूं आगे कांस्टेंट वेलोसिटी v से। कांस्टेंट वेलोसिटी v से मैं पुल करके आगे लेना चाहता हूं। पोस्टर का वेलोसिटी क्या रखना चाहता हूं? v स्पीड ऑफ
ये लो पोस्टर ओवर टोमेटो केचप, ये केचप का स्पेलिंग देख लेना भाई, टोमेटो केचप, और ये है कांस्टेंट। तो यदि ये लाओगे तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? अपने आप चलता रहेगा? कुछ बोलो भाई तुम लोग भी। सर आप यदि फोर्स लगाओगे तब तो एक्सलरेटेड हो जाएगा, कांस्टेंट कैसे रहेगा वेलोसिटी? प्रैक्टिकली सोचो, पोस्टर को खींच रहे हो तो बिना खींचे क्या वो चलेगा भी स्पीड से कांस्टेंट? प्रैक्टिकली सोचो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, चलेगा या नहीं चलेगा बिना खींचे? नो क्या सर। मैं एक बार खींच दूं और वो चलता रहेगा, ऐसा होगा? या यहाँ रेजिस्टेंस भी आएगा? रेजिस्टेंस। तो सही जिस जगह गए, रेजिस्टेंस किधर आएगा? ये विस्कोसिटी वाला रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी वाला ये फोर्स है। तो तुम यदि पोस्टर पे ये विस्कोसिटी ड्यू टू लिक्विड, अब ध्यान से सुनो, अब लिक्विड का ये विस्कोसिटी वाला फोर्स कैसे तुम निकालोगे? बड़ा ट्रिकी है। तो अब आप टोमेटो केचप के डिफरेंट लेयर्स को देखो। टोमेटो केचप का जो डिफरेंट लेयर होगा उसके बारे में सोचते हैं। टोमेटो के इस जो केचप का थिकनेस मैं कह देता हूं T0, ये हो गया थिकनेस। ऊपर वाले लेयर का स्पीड कितना हो गया? तो ये हो गया V, क्योंकि वो चिपका हुआ है पोस्टर के साथ। और नीचे वाला जो लेयर होगा विथ टेबल 0, ये नीचे वाला रेस्ट पे विथ टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां आपको वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया, तो नीचे और ऊपर वाले लेयर के बीच जो रेजिस्टेंस आया होगा उसके लिए न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? टोमेटो केचप के लिए सोचना। तो वो देखोगे एफ विस्कस बाय एरिया ए, क्योंकि उसी एरिया का मूवमेंट है जिसके साथ पोस्टर लगा हुआ है, बाय ए इक्वल्स टू ईटा, कौन सा? टोमेटो वाले लिक्विड, इंटू वी माइनस 0 बाई थिकनेस T0। दो लेयर के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन जो थिकनेस है, उन दो V और 0 वाले स्पीड के बीच का थिकनेस। तो यहां से F विस्कस चला आया। तो आप जब इक्विलिब्रियम पे सोचोगे तो F एक्सटर्नल किसके बराबर कह दोगे? V जो है पोस्टर का, ये है कांस्टेंट, तो F नेट जो हो जाएगा वो होगा 0। तो F एक्सटर्नल जो हो जाएगा F विस्कस के बराबर, और वो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया इंटू V बाई T0 के बराबर हो जाएगा। साथ में एक ईटा भी है, तो एरिया इंटू ईटा V बाई T0। तो आप ध्यान से देखिए कि थोड़ा कोशिश करेंगे तो न्यूटन का ये जो दो लेयर में लगने वाला रेजिस्टेंस है ना, वो दिखना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए दो गीले फोटोग्राफ आपके यदि चिपके हुए हैं, उनको स्लाइड करते हो तो वो अलग तो होता है, लेकिन आपको फोर्स एक लगाना पड़ता है, तब वो स्लाइड करके अलग हो जाता है। और यदि उनको पुल करके अलग करेंगे तो वहां एक सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी ऐड होगा, जिसके कारण वो ज्यादा मेहनत का काम होता है। स्लाइड करके आसान करना, स्लाइड करके अलग करना, पोस्ट कार्ड के दो ग्लास प्लेट चिपके हैं उनके, वो आसान काम है। तो अभी हमने विस्कस फोर्स के लिए फील किया, पोस्टर के साथ वाला लेयर V स्पीड से चल रहा है, टेबल के साथ वाला रेस्ट पे है, उनके बीच में थिकनेस T0 है। तो जो विस्कस फोर्स लिखने का तरीका था दो लेयर्स के बीच वाला, वो यहां अप्लाई करेंगे तो विस्कस फोर्स निकल के आएगा।
मतलब नीचे जो लेयर्स हैं, ऊपर वाला जो टोमेटो केचप है उसके नीचे जितने लेयर्स हैं उसके कारण ऊपर वाले लेयर जो चल रहा है पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा, वो विस्कस फोर्स लग रहा होगा एफ विस्कस बाई ए इक्वल्स टू ईटा वी माइनस 0/T0 के बराबर। और उतना ही चूंकि वो ऊपर वाले लेयर पे है, मतलब वो पोस्ट कार्ड पे है, मतलब पोस्टर पे है, इस उतना ही एक्सटर्नल लगाओगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पोस्टर स्लाइड होते जाएगा। सर ये विस्कोसिटी फोर्स नहीं समझ आया, कैसे निकाला, एक बार फिर से बता दो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें मैं जमीन पे लेटा देता हूँ और तुम्हारे सर पकड़ के हाथ पकड़ के खींचना शुरू करता हूँ, तुम लेकिन लेटे कहाँ हुए हो, टोमेटो केचप पे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले टोमेटो केचप वाला सीन याद करो, लेटे हुए हो, खींचना शुरू किया, एफ एक्सटर्नल। तो तुम्हारे ऊपर जो लगाएंगे इधर वाला फोर्स, क्या वो एफ रेजिस्टेंस कौन सा होगा? जो विस्कोसिटी जो केचप लगाएगा। तो एफ विस्कोसिटी कहां से आएगा? एरिया इंटू ईटा इंटू डीवी बाई डी वाई। यही तो लिखोगे, न्यूटन ने यही चिल्ला चिल्ला के बताया ना, या कुछ और बताया था न्यूटन ने? यही बताया था सर। यही लिख दो। तो अब बताओ ए और भी, ए किसका लोगे, टमाटो केचप का या तुम्हारा जो कांटेक्ट में है लेयर उसका? तो तुम्हारा टमाटो केचप के जितने लेयर को तुम खींच के ले जाओगे अपने साथ, वो वाला एरिया। ईटा कौन? ऑब्वियस है टोमेटो का। और ये डीवी बाई डीवाई कितना? अरे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने? देखा है सर। हाँ तब ठीक है, याद आ गया होगा। तो तुम्हारा स्पीड मान लो है v, तो तुम्हारा स्पीड v, तो टोमेटो केचप का भी तुम्हारे साथ जो चिपका है v, और नीचे वाला लेयर जो ग्राउंड पे है, रोड पे है, वो 0, और अपॉन थिकनेस, ये डीवी बाई डीवाई हो गया। जैसे पानी में फ्लो था, दो लेयर के स्पीड में डिफरेंस था dv, और dy उनके थिकनेस थे, तो dv बाई dy ऐसे लिखेंगे v माइनस 0/T0। सर तो तुम सेकंड जो लेयर का घसीट के स्पीड करते 0 लिया हो, है। फिर से बोलो। सेकंड लेयर का स्पीड 0 लिया है। कौन से दो लेयर के बीच में तुम फोर्स के बारे में सोच रहे हो? टमाटो के दो लेयर के बीच में सोच रहे हो। और टमाटो के ऊपर वाले लेयर पे जितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे वाले उसके टोमेटो के कारण रेजिस्टेंस का, उतना ही तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो टोमेटो केचप का वो लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। सर सबसे नीचे की लेयर में 0 होगी ना वेलोसिटी? परफेक्ट, इसीलिए वो से 0 कहा है, क्योंकि तुम जब लेटे हुए हो तो जमीन पे लेट कर घसीटूंगा तो कपड़े फट जाएंगे। वो टमाटो केचप का बढ़िया लेयर है, 2-4 क्विंटल टमाटो नीचे गिरा के उसके ऊपर लिटाया है तुमको कि तुम्हारा कपड़ा ना फटे, इज्जत बची रहे। अब देखो घसीट रहा हूं, तब तो मजा आएगा। नहीं तो पता चला कपड़े फट गए, टमाटो ही कम था क्योंकि सर महंगा टमाटर है, तो फिर मत बताओ मूवी। तो इसका मतलब है कि जब दो लेयर देख रहे हो ना, उनके बीच का थिकनेस वो डीवी बाई डीवाई लेना है, और ये विस्कोसिटी वाला फोर्स वो टोमेटो केचप के ऊपर वाले लेयर पे, उसके नीचे के सारे लेयर के कारण लगने वाला फोर्स है। और ऊपर वाला चूंकि तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेयर को ले जा रहे हो, तो वहां एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा पाएगा जो रेजिस्टेंस के बराबर हो फोर्स। तो एफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एफ विस्कस के बराबर। और वो कितना लिख दोगे, ए इंटू ईटा इंटू वी बाई T0। अब भी नहीं समझ में आया होगा। सर इसमें जो v माइनस 0 है वो v फाइनल माइनस v इनिशियल। तुम डीवी बाई डीवाई किसका लिखना चाहते हो बालक, ये तो बता दो, चित्र बना लो एक बार, नदी के फिर से बहा लो यार। न्यूटन ने बहाया तो तुम कौन न्यूटन से कम हो लो, तुम्हारा नदी फिर बह रहा है। ये रिवर फ्लो देखो कैसे लिखा था न्यूटन ने फ्लो। न्यूटन से कम तुम थोड़े न हो, तो न्यूटन वाला आइडिया लगाओ यार। वाई डेप्थ में गए, डी वाई दो लेयर चुन लिया, एक का स्पीड v, दूसरे का स्पीड v माइनस dv। अब इन लेयर्स के बीच में जो एफ विस्कस होगा, वो कैसे लिखा था न्यूटन ने? चिल्ला चिल्ला के बोल के चला गया, भाई dv बाई dy लिख लो। और माइनस भी डाल देता था क्योंकि भीतर जाने पे कम हो रहा था। तो माइनस तो केवल ये बताने के लिए कि या तो रेजिस्टेंस है, या माइनस ये बताने के लिए कि तो माइनस ईटा डीवी बाई डी। तो माइनस प्लस में तो उलझो ही मत। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये रिवर फ्लोइंग रिवर, और यहां पर क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फिर से चित्र बना लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब बताओ ये एरिया कौन सा लोगे, जिन दो लेयर को कंसीडर कर रहे हैं उनका एरिया। और ये फोर्स किसके किसके कारण है? ये ऊपर वाला जो यहां पर लेयर है उस पे उसके नीचे वाले इन सारे के कारण लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स।
और वो किसके बराबर होगा, एफ विस्कस बाई एरिया इक्वल्स टू माइनस थीटा डीवी बाई डी। माइनस फोर्स के साथ ये बताएगा कि वो अपोज करने वाला है ऊपर वाले लेयर के मूवमेंट का। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस। अब तुम जो लेटे हुए थे टोमेटो केचप पे, तो तुम्हारा जो स्पीड होगा वही ना ऊपर वाले लेयर का स्पीड होगा। हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। और जो जमीन पे लेटा पड़ा है टोमेटो केचप का लोएस्ट लेयर, उसका स्पीड कितना लोगे? 0। बीच वाला कोई मत ले लेना, क्योंकि बीच का तुम्हें पता नहीं है। उन्हीं दो लेयर को लेके बात करो। तो डीवी बाई डी वाई लिख लोगे तुम, ओके। वी नॉट माइनस 0 बाई थिकनेस। ओके सर। तो ये जो ये न्यूटन वाला एवरेज फोर्स होगी ना फिर से बोलो। सर, ये एवरेज फोर्स होगी ना? एवरेज नहीं, यही टोटल फोर्स है ऊपर वाले लेयर पे नीचे वाले सारे लेयर्स के कारण, डी बाई डिस्टेंस में जितने लेयर उन सब के कारण। ठीक है, तो डी वाई कौन सा लेना सेफ रहेगा? एकदम एक ऊपर वाला लेयर और एक नीचे वाला। क्यों? एक किलोमीटर का तो टोमेटो लेयर होगा नहीं, ये सब लेयर्स तो होते हैं बहुत थिक, बहुत थिन। तो को ऊपर और एकदम लास्ट वाला लेके ये काम करते हैं। तो नीचे वाले का 0 हमें बड़े आराम से पता है, ऊपर वाले का जिस स्पीड से आप खींच रहे हो वो। चलिए, इसके कम काम आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। और अभी जल्दी से देख लो, इसे कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि स्टोक्स लॉ वेव में भी पढ़ा है आपने। विस्कोसिटी वाला क्या कहता है कि यदि किसी पानी में किसी बॉल को आप थ्रो करोगे, ध्यान से देखना, ये बॉल मैंने थ्रो कर दिया, तो क्या पानी इसको रेसिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और ये फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका वैल्यू स्टॉक चिल्ला चिल्ला के बता के गया, 6 पाई ईटा आर भी। ईटा है, ईटा क्या है? ईटा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड। इसका एसआई यूनिट जो कह देते हैं, एसआई यूनिट ये हो जाता है पॉइस, और सीजीएस यूनिट हो जाता है पॉइस यूइली। ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में चर्चा में आ जाता है। और वैसे कह देते हैं पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर पर सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नीचे में आता था, सेकेंड बाय मीटर, मीटर सेकेंड। देखो ना क्या लिखते थे, एफ बाई ए, एफ बाई ए प्रेशर हो गया, ईटा डीवी बाई डी वाई। तो मीटर पर सेकेंड बाई मीटर पर सेकेंड हो गया, वो सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईटा हो जाएगा एफ बाई ए वाला देखते हैं पास्कल सेकेंड। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऐसा यूनिट वाइस, या यही होता है पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड भी इसे कहते हैं, ज्यादातर पास्कल सेकेंड लिखा मिले। तो सीजीएस क्या है? वाइज यूइली, स्पेलिंग नीचे लिख रहा हूं, वाइज, ये एक साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का नाम है, सीजीएस यूनिट। और लिक्विड के फ्लो से रिलेटेड पॉइज़ लॉ भी आता है आगे चल के। तो ये स्टोक्स का लॉ क्या कहता है कि बॉल यदि किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो अपोज करने वाला फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करेगा? बॉल के रेडियस पे, बॉल के स्पीड पे, और लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इस पे, और 6 पाई एक कांस्टेंट है। तो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन किधर सोचोगे? ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। हाँ, अपोजिट टू वी। ये जो डायरेक्शन होगा ना, ऑलवेज अपोजिट टू वी होगा। तो आप लोगों को क्या ये दिख रहा है? क्या बहुत कठिन काम है या ये दिख गया? ठीक है सर। मुझे ये बताओ कि बॉल को यदि किसी लिक्विड में नीचे जाते देख रहे हो, तो शुरू में क्या विस्कस फोर्स होगा इस पे? ड्रॉप। नो सर। विस्कस फोर्स होगा। अभी कौन दिखेगा? केवल mg
और बॉयंसी। जब ये नीचे आ गया तो कब इस पे और कौन लगने लगेगा? एक बॉयंसी तो है ही, एक विस्कस भी आ एक जाएगा। विस्कस force है और एक mg है। mg इसमें से कौन बढ़ता जाएगा? विस्कस बढ़ता वेलोसिटी जाएगा। यदि बढ़ती जाएगी तो बॉयंसी बढ़ता जाएगा या नहीं? अरे सॉरी, विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा या नहीं? बढ़ता जाएगा। तो यदि विस्कस बढ़ता जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, तो कभी न कभी ऐसा होगा या नहीं कि इसका जो वेलोसिटी हो जाए वो कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाए। ऊपर का फोर्स बढ़ गया तो बहुत ज्यादा होके क्या कर देगा? बराबर हो जाएगा mg के। अरे आराम से सुनो, एक लोहे के बॉल को गिराया शहद में, तो नीचे जा रहा है, अपने वेट ज्यादा है, स्पीड बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कोसिटी और बायंसी वेट को बैलेंस कर लेता है। मान लिया ये तुमने, तो उसके बाद क्या वेलोसिटी बदलेगा? क्या उसके नहीं बाद सर। विस्कस फोर्स बदलेगा? ना विस्कस फोर्स बदलेगा, ना बायंसी बदलेगा, ना mg बदलेगा। तो ये कांस्टेंट वाला जो है वेलोसिटी का वैल्यू वो बैलेंस चला जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी होता है इसका नाम रख देते हैं, जब ये अचीव कर लेता है कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये खास खूब नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं अचीव होता है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, vt। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या देखोगे? टर्मिनल वेलोसिटी के लिए यहां कंसेप्ट किसका लिख दिया? टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या कंसेप्ट आ गया है, ध्यान दीजिएगा। मैं अगले टर्न पे भी, कल वाले टर्न पे भी फ्लूइड के ही वो आइडिया बताऊंगा जो टेस्ट में नहीं आ रहा है। टेस्ट में अभी विस्कोसिटी से पहले जो पढ़ाया वही तक आएगा कल के टेस्ट में, सर लेकिन ये सुन लो, ये टर्मिनल वेलोसिटी जो आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या हो गया? शर्त हो गया एफ नेट 0। एफ नेट में कौन कौन है? एफ विस्कस प्लस एफ बायंसी इक्वल्स टू वेट mg। ध्यान से देखना, आप क्या लिखोगे? एफ विस्कस के लिए रट्टा हुआ है 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल। ये केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में डिफाइंड है, बाकी में नहीं। जो कहा जाए वो मान लेना क्वेश्चन में, लेकिन टर्मिन स्फेयर में ये स्टोक्स का लॉ है, स्फेयर में। और एफ बायंसी क्या होगा? 4/3 Zero. पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। और mg कैसे लिखोगे? ये रो किसका है? लिक्विड का। और ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑब्जेक्ट इंटू जी। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, v टर्मिनल हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 v टर्मिनल लिख रहे हैं 2r² g रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड अपॉन 9 ईटा। यही है ना? देख लेना यस कार्तिक, सर। इसको याद कर जाना, इससे दे दो 5 स्टार। इससे पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली कहानी है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। और इसीलिए काइनेमेटिक्स के लिए कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, और काइनेमेटिक्स सोचने के लिए कितने डेप्थ में ऐसा आएगा। और इसके आगे एक्सेलरेशन 0 और टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट, vt कांस्टेंट। जहां भी टर्मिनल वेलोसिटी एक बार अचीव कर चुका, आगे नहीं बदलेगा वो वेलोसिटी, क्योंकि अब विस्कस फोर्स नहीं बदलेगा, अब बायंसी नहीं बदलेगा, तो उनका समय mg के हमेशा बराबर रहे। हाँ सर बोलो। अब सर टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी क्या इसकी? हाँ, इस लिक्विड कॉलम में नीचे जाते हुए मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसीलिए डेप्थ के साथ जब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये डेप्थ के साथ जब ग्राफ बनाते हैं v का डेप्थ के साथ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन करके कांस्टेंट हो जाता है। डेप्थ बढ़ने के साथ अब नहीं बढ़ता, और वो कांस्टेंट जहां होता है ना, उसे हम क्या कह देते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल। ये डेप्थ के साथ ग्राफ है। और याद करो, यदि तुम पैराशूट से 10,000 फीट से जंप लेते हो प्लेन से, तो पैराशूट लेना मत भूलना, क्योंकि पैराशूट के कारण क्या होगा? जब पैराशूट ओपन करोगे, तुम्हारा सरफेस बड़ा बायंसी, विस्कस, एयर रेजिस्टेंस के कारण विस्कस आपके वेट को बैलेंस कर लेगा, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आओगे।
पैराशूट खोलना भी मत भूलना और पैराशूट लेना भी मत भूलना, लेके आना 10,000 फीट से, तो तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से आओगे। ये नहीं कि हाइट बदलती जा रही है, स्पीड बदलता जाएगा। और यदि टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहे हो तो निश्चिंत रहो, आराम से पहुंचोगे जमीन पे। क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा कष्ट देगा या कूल कंफर्टेबल? 2/9 है ना? हाँ 2/9, वह काट पीट के देख भी लेना यार, बायोस्टिक कैसे लिखते हैं वो देखो, 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 दिख रहा था, पाई हर एक जगह से चला गया था, तो सब काट पीट के देख लिया, ये लगभग यही आ रहा है। देखो ना, पाई भाग गया, कौन रंग से काटूं यार, येलो से काटता हूँ, पाई भाग गया, हर एक जगह दिख रहा था। ये और किसको भगा सकते हैं 2 से, वो 2 दूनी 4 वाला कहानी आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो आप देख लोगे ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 3 9 हो जाएगा, 9 मीटर। लिख लिया सर। लिख लिया ना? और ये एक छोटा सा पॉइंट है, रेनॉल्ड्स नंबर, इसको आर, ये इट इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी are associated with flowing liquid in pipe describe nature of flow, nature of flow। और यहां कहता है R लेस देन, ये तो नंबर है 2000, फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, इन स्ट्रीमलाइन, और R ग्रेटर देन 3000 तो टर्बुलेंट। और ये 2 एक्सट्रीम, बीच वाला क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। यदि R इसके बीच हो 2000 से 3000 के बीच, ये अच्छे बच्चे की तरह कभी चलेंगे कभी नहीं, अनस्टेबल फ्लो। इससे रिलेटेड केवल इतना सा पॉइंट याद रखते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और दूसरा आइडिया, ये किसी पाइप में फ्लो करने वाले लिक्विड के बारे में बताता है, फ्लो कैसा होगा। यदि ये नंबर कैलकुलेट होके, कैलकुलेशन का फॉर्मूला HCV देख लो, कैलकुलेट होकर के 2000 से कम आता है तो इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, और 3000 से ज्यादा आता है तो टर्बुलेंट फ्लो। ये 3000 2000 के बीच होता है तो अनस्टेबल फ्लो, कभी स्ट्रीमलाइन कभी टर्बुलेंट, उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कभी पागलों जैसा भी ये करेगा, कभी अच्छे बच्चे की तरह लाइन में चलेगा। तो आपके IIT वाले सिलेबस में विस्कोसिटी इतना ही है। अब इन्हीं पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं अलग अलग तरह के। तो अभी के लिए कहानी इतना ही, अगले टर्न पे भी फ्लूइड ही कंटिन्यूड है, ठीक है? फ्लूइड में कुछ और आइडिया, आपके टेस्ट वाले कंप्लीट हो चुके हैं, एक्स्ट्रा आइडिया टेस्ट के बाद आपके रहेंगे इवनिंग वाले लेक्चर्स में। थैंक यू। संडे मॉर्निंग में नहीं रहेगा, और कल का तो एज इट इज है ही क्लास, उसमें भी फ्लूइड कंटिन्यू। थैंक यू सर। क्लास जरूर अटेंड कर लेना भाई, कल वाला भी छोड़ना मत। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.